हेलो ऑल। आज जो हम करेंगे वो होगा मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने ईसीएम के बारे में स्टडी किया था कि ईसीएम क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसका डिसएडवांटेजेस हैं और कहाँ वो यूज़ होता है। तो उसी का अब मटेरियल रिमूवल रेट का जो फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो है वो रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे फिनोमेना पे डिपेंड करती है, जो कि एक्चुअल में कहा जाए तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो बनाया गया था, लॉ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उस पर ये डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब फेराडेज, इसको समझने के लिए, इसके मटेरियल रिमूवल रेट के फॉर्मूले को समझने के लिए आपको फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं ज़रा कि कैसे है। मटेरियल रिमूवल रेट जो होता है वो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए होता है कि आप कितनी एफिशिएंसी के साथ मटेरियल रिमूव कर पा रहे हैं। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि मटेरियल आपका कितनी तेज़ी से रिमूव हो रहा है। तो इसी को मटेरियल रिमूवल रेट कहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया भी है कि मटेरियल रिमूवल रेट इज़ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना रिमूव हुआ है डिवाइड बाई टाइम। तो ये हमें यहाँ निकालना है इन केस ऑफ ईसीएम। तो वो कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इन ईसीएम मटेरियल रिमूवल रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू एटॉमिक डिसोल्यूशन ऑफ वर्क मटेरियल। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, जब ये कंटेनर होता था उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हम डिप करते थे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो आपका जब पोटेंशियल डिफरेंस आप और ये बैटरी से कनेक्टेड होता था इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव से और एक पॉजिटिव से। तो जो इलेक्ट्रोड है आपका पॉजिटिव पे, वो हमारा वर्क पीस होता था और उससे हम मटेरियल रिमूव करते थे। तो जो मटेरियल रिमूव होता था वो एटॉमिक लेवल पे होता था। आयनिक डिसोसिएशन भी बोलते हैं। आयनिक डिसोसिएशन यानी कैटाइंस के फॉर्म में एनाइंस के फॉर्म में टूट टूट के जाना। तो उस तरह से मटेरियल रिमूव होता था, इसलिए उसको एटॉमिक लेवल का डिसोल्यूशन बोला जा रहा है कि एटॉमिक लेवल पे डिसोसिएशन हो रहा है। मटेरियल जो है वो एटॉमिक लेवल पे, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की जो सरफेस क्वालिटी है, सरफेस फिनिश जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन इज गिवन बाय फेराडेज लॉ। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि फेराडेज लॉ पे डिपेंड करता है। और वो क्या है, उसमें 2 लॉ हैं फेराडेज के, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मटेरियल रिमूवल रेट कैसे आया। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन और डिपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि अगर ये कंटेनर है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर फिर मैंने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए हैं। ये पावर सोर्स से मैंने इन्हें कनेक्ट करके रखा हुआ है इलेक्ट्रोड को, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमारा जो, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस पावर सप्लाई के थ्रू, तो हमारा जो करंट पास होगा इसके अंदर से, मान लीजिए वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास हो रहा है वो क्यू है। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा पास थ्रू हुआ, और इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रोड, मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है, तो इससे मटेरियल जो है डिसोल्यूशन होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा एटॉमिक लेवल पे, आयनिक लेवल पे। तो मान लेते हैं हम m अमाउंट ऑफ मास जो है वो डिस्चार्ज डिसोल्यूट होके या डिसोसिएट होके इस इलेक्ट्रोलाइट में जाके घुल गया। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये आयरन का इलेक्ट्रोड थी और इससे आयरन जो है वो डिसोसिएट होता था इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये जो Fe2 पॉजिटिव है वो हमारा अमाउंट ऑफ मटेरियल है, जो उसका कितना अमाउंट ऑफ मास जो हमारा डिसोसिएट हुआ, तो मान लेते हैं वो m हुआ। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप सप्लाई करेंगे और जो मास आपका डिसोसिएट होगा, तो जो मास आपका डिसोसिएट होगा वो हमेशा जितना आप चार्ज सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसने बताई है। वेयर m इज द मास ऑफ मटेरियल डिसॉल्व, डिसोसिएट और डिपोजिटेड। अगर ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का केस लेते हैं तो उसमें डिपोजिट होता है, इसलिए ये डिपोजिशन और डिसोल्यूशन, डिपोजिशन और डिसोल्यूशन यानी डिसोसिएट होना, यानी कि मशीन कर रहे हो, मशीनिंग के टाइम पे डिसोल्यूशन हो जाएगा, और अगर डिपॉजिट कर रहे हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम पे डिपोजिशन हो जाएगा। इसलिए वो दोनों के लिए वैलिड है। दोनों में फेराडेज लॉ लगता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसीलिए वो दोनों में वैलिड है। तो चाहे आप डिसोसिएट कर रहे हो, मशीनिंग कर रहे हो या डिपोजिट कर रहे हो, दोनों के लिए वैलिड। अब दूसरा लॉ फेराडेज का क्या कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल आपका डिपॉजिट हुआ है या डिसॉल्व हुआ है, यही सेम आयरन वाला मटेरियल जो हमने पिछले केस के एग्जांपल को अगर मैं लेते हुए बताऊं, तो आपका इलेक्ट्रोड अगर आयरन मटेरियल का है तो जितना अमाउंट ऑफ मास आपका डिपॉजिट या डिसॉल्व होगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द मटेरियल, दैट इज अगेन द रेशियो ऑफ एटॉमिक वेट
एंड वैलेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जो भी आपका मटेरियल इलेक्ट्रोड हमारा क्या था, हमारा इलेक्ट्रोड आपका ये इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा आयरन का था, तो जितना मास इसका या तो डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व तब होगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग करेंगे, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो डिपॉजिट होता है। ठीक है, अगर वो डिपोजिशन हो रहा है तो भी आयरन का ही हम केस ले रहे हैं कि मटेरियल हमारा आयरन ही है, तो बोलता है कि डिपॉजिट हो या डिजॉल्व हो, उस टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट होगा या डिजॉल्व होगा, दैट इज एम, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सेम मटेरियल, यानी आयरन के ही मटेरियल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जो आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, वो हमेशा रेशियो होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। एटॉमिक रेशियो किसका, सेम मटेरियल का जिसकी हम या तो डिपोजिशन कर रहे हैं या मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा मटेरियल क्या है, आयरन। तो आयरन का एटॉमिक वेट अगर हम ले, उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वैलेंसी वी, तो इन दोनों के रेशियो को मैं क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, अगर आयरन की जगह मैं कॉपर लेता या कोई और मटेरियल लेता, कॉपर लेता, तो फिर वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ दैट कॉपर कहलाता। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे देखा था Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, तो वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, और एटॉमिक वेट आपको पता ही है आयरन का, वो आप पुट करेंगे और उससे आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। तो मास जितना भी आपका डिपॉजिट या डिसॉल्व होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कितना है, उसके डायरेक्टली डिपेंड करता है, और दैट इज एम इज, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एम इज डायरेक्टली अमाउंट ऑफ मटेरियल जो डिपॉजिट या डिसॉल्व हुआ है वो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी के बराबर है। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 दे देता हूँ नाम, और ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 है। आई होप अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों इक्वेशन को मैं अगर जोड़ देता हूँ, अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा m विल बी इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q और m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a बाय v। तो दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारा m इज इक्वल टू q a बाई v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन अब ये प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाना है, उससे पहले मैं ये q को बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा अगर ये पावर सप्लाई था और ये 2 इलेक्ट्रोड हमारे थे इसमें डिप, ठीक है, कंटेनर के अंदर, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। अगर इससे करंट हमारा फ्लो करके जा रहा है, मान लीजिए हमारा करंट इसमें से आई सप्लाई किया मैंने, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए जाता है, तो मान लेते हैं वो करंट आई है आपका, कितना है आई, और मैं कहता हमने माना था कि चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो क्यू, तो ये आई और क्यू में क्या फॉर्मूला होगा, वो टाइम के रेस्पेक्ट में करंट जो होता है वो हमेशा होता है क्यू बाई अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो डिवाइड बाई टी। अगर टी मान लेते हैं कि इतने टाइम में, टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है पहले का। तो इसकी जगह मैं क्यू की जगह यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको यहाँ पे मैं Q की जगह IT रखूंगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं अमाउंट ऑफ चार्ज की डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। जब मैं सप्लाई करूंगा करंट तो मुझे पता है कि उतने पोटेंशियल से मैंने कितना करंट सप्लाई किया, तो मुझे I की वैल्यू मालूम होगी और T की वैल्यू मालूम होगी, कितने टाइम के लिए मैंने करंट फ्लो किया। Q मुझे डायरेक्टली नहीं मालूम होगा, इसलिए मैं फॉर्मूले में क्या चाहूंगा कि Q की जगह I और T आ जाए। तो Q की जगह मैं IT पुट कर देता हूँ, तो I इंटू टी आ जाएगा Q की जगह, तो ये I इंटू टी आ गया इंटू A बाई एफ वी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, और इसी तरह से हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं। तो m इजिकल टू आई टी ए बाई एफ वी। अब ये m इजिकल टू इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q की जगह हमारा क्या आ गया, q की जगह आ गया आई टी ए बाई वी वी, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसे हमें इक्वालिटी में लाना तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया f। जैसे ही मैं इसे नीचे f से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। तो हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा इक्वालिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी लाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ये इस तरह से बन जाएगा। तो m इजिकल टू आई टी ए बाई एफ इंटू वी, वेयर एफ इज फेराडेज कॉन्स्टेंट, और फेराडेज कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ साफ दिख रही होगी, इट विल बी इक्वल टू 96,500 कूलम्स। तो यहाँ हमने वही चीज़ इसको पुट कर दिया है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में f इजिकल टू 96,500 पुट कर सकते हैं जब भी हमें कैलकुलेशन करनी है। वैसे मैं यहाँ पे f से सिंबल से इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
तो m इज इक्वल टू आई टी ए बाई एफ वी। और मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मटेरियल रिमूवल रेट इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव डिवाइड बाई टाइम। अब ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम हमें पता है डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को ले लेते हैं, तो वॉल्यूम अगर ऊपर आ जाएगा तो मास अपॉन डेंसिटी कहलाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ मैं वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी रख सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही मास अपॉन डेंसिटी रखा, बाकी टाइम तो मेरा टी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने बताया था करंट जितनी देर के लिए फ्लो किया है टी टाइम के लिए फ्लो किया था, तो टी टाइम रखा। तो उस टी टाइम में कितना मटेरियल आपका रिमूव हुआ, दैट विल बी इक्वल टू मटेरियल रिमूव विल बी इक्वल टू एम बाई टी इंटू रो, दैट इज डेंसिटी। तो अब इस मास की जगह क्या मैं ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी निकाला था फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज करते हुए। तो जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा तो दैट विल बी आई टी ए बाई एफ वी, नीचे आ जाएगा, टी ऑलरेडी है ही, रो भी है और एफ वी और आ गया, और ये आपका जो टी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर बचेगा आई ए बाई एफ रो वी। तो आपका जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो आई ए बाई एफ रो वी है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो मटेरियल रिमूवल रेट को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू आई ए बाई एफ रो वी। यानी आपको करंट पता है, उसका एटॉमिक वेट पता है मटेरियल का जिसका हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं। और यानी कि यहाँ इस केस में जो पहले एग्जांपल लिया था आयरन जो मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, तो आयरन का एटॉमिक वेट और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, उसी मटेरियल की डेंसिटी आयरन की, अगर आयरन का केस है तो, और वैलेंसी जो है वो भी आपको उसी मटेरियल का लेना है जिसका आपको रिमूव या डिपॉजिट करना। तो अगर आयरन का ले रहे हैं तो आयरन की, अलग अलग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें आयरन लिया था, तो आयरन का ये सब पार्ट आएगा। जो भी मटेरियल हम रिमूव कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं सिर्फ उसी का एटॉमिक वेट होगा, उसी की डेंसिटी होगी, उसी की वैलेंसी। बाकी फैराडेज लॉ हमेशा 96,500 कूलम रहेगा। करंट आपको जब सब दिया जाएगा उसकी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपको मटेरियल रिमूवल रेट मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला है आपका मटेरियल रिमूवल रेट का ईसीएम में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। बाकी इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।